दोस्तों नमस्कार। आप अपना चहेता न्यूज चैनल जालौन टाइम्स देख रहे हैं। आज चर्चा का विषय बना हुआ है बिहार हाई कोर्ट का वह फैसला जिसमें उसने बिहार सरकार द्वारा जो पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण का दायरा था उससे बढ़ाकर और कुल आरक्षण 65% कर देने का जो फैसला किया था उसे असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। ये फैसला तब लागू किया गया था। इस फैसले को लागू करने के पहले बिहार सरकार ने, जिसमें उस समय नीतीश कुमार के साथ में राष्ट्रीय जनता दल भी शामिल थी, जातिगत सर्वे कराया गया था। जातिगत सर्वे में पाया गया था कि इस बीच में जो पहले जो है जातिगत जनगणना जब हुई थी शुरू में, उसमें जो पिछड़े वर्ग की और दलितों की संख्या आंकी गई थी उससे अब उनकी संख्या ज्यादा बढ़ चुकी है और सबसे ज्यादा पिछले वर्ग में संख्या यादवों की पाई गई। तो ये था कि उस संख्या के अनुपात में व्यवस्था में उनको भागीदारी दी जाए, प्रशासन में भागीदारी दी जाए वंचित तबके को। तो इसलिए इस आरक्षण का दायरा बढ़ाने के बारे में बिहार की तत्कालीन सरकार ने, चूंकि दोनों एक तरह से एक ही दोनों के सिद्धांत मिलते थे, तो इसलिए दोनों पार्टियों ने ये फैसला किया कि इसको जो है ये आरक्षण का दायरा 65% कर दिया जाए, ताकि वो जो बढ़ी हुई आबादी है पिछड़ों की, दलितों की, उसके मुताबिक उनको हिस्सेदारी मिल सके। लेकिन इसके बाद में राष्ट्रीय जनता दल का रास्ता अलग हो गया और जो है इसका जदयू का रास्ता अलग हो गया। समान विचारधारा होते हुए भी जब विचारधारा पर व्यक्तिगत ऊपर हावी हो जाते हैं तो फिर समान विचारधारा वाले दल और संगठन भी साथ साथ नहीं चल पाते। तो अब इसमें ऐसा ही हुआ और इसलिए अब इसमें किसको दोषी कहा जाए, अभी इस बारे में हम ये नहीं कहना चाहते कि इसमें लालू यादव को दोषी माना जाए या उनको माना जाए दोषी, नीतीश कुमार को दोषी माना जाए जो है। लेकिन उस समय नीतीश कुमार भी इसका श्रेय ले रहे थे और नीतीश कुमार से ज्यादा लालू यादव के जो सुपुत्र तेजस्वी यादव वो इस बात का श्रेय ले रहे थे कि ये हमने लागू कराया। और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी इससे बड़े प्रेरित हुए थे। राहुल गांधी में थोड़ी सी अभी भी वो उनके अंदर वो राजनीतिक चतुराई के आधार पर फैसला नहीं लेते। अभी तक जो उनकी मानसिकता समझ में आई है, वो मानसिकता ये स्पष्ट करती है कि वो राजनीतिक कपटाचार या राजनीतिक चतुराई के आधार पर, राजनीतिक स्वार्थ के आधार पर कोई फैसला नहीं करते। वो उसका नैतिक और सैद्धांतिक औचित्य समझते हुए और वो फिर वो अपनी पार्टी की नीति तय करते। तो उनको, हालांकि उनकी पार्टी पर ये ब्लेम है कि वो जब उसका मौका था तो उसने पिछड़े वर्गों के साथ में न्याय नहीं किया, पिछड़े वर्ग को पीछे रखने की कोशिश की सत्ता की दौड़ में। लेकिन कई बार किसी की पुरानी पीढ़ियां, पिछली पीढ़ियां जो है वो उनके विचार कुछ अलग होते हैं, वो वर्ग स्वार्थ से प्रेरित लेते हैं। लेकिन उसी वंश में, उसी कुल में और जो नई एक पीढ़ी ऐसी पैदा हो जाती, नई पीढ़ी में कोई नई पीढ़ी का जो नेतृत्व करता है ऐसा पैदा हो जाता, उसी में से जो इन उन विचारों को खारिज कर देता, जो वर्ग स्वार्थ से ऊपर उठ के और जो उनके प्रति सोचता है, जो वंचित रह गए थे समाज में हुए अन्याय के कारण। अब ये जैसे मार्क्स को ही देखिए, मार्क्स ने पूरी दुनिया में मजदूरों के लिए दास कैपिटल लिखा, मजदूरों के हाथ में सत्ता है इसके लिए। जबकि मार्क्स खुद वो नहीं था, मजदूर नहीं था, बल्कि उसका तो एक तरह से उसका ताल्लुक तो बुर्जुआ समाज के प्रति था। लेकिन उस बुर्जुआ समाज से ही वो पैदा हुआ जिसने मजदूरों के लिए इतना बड़ा एक दर्शन दिया कि पूरी दुनिया इससे हिल गई और दुनिया के तमाम सारे बड़े देशों में, सोवियत संघ, चीन और सोवियत संघ के जो ब्लॉक के तमाम देशों थे उनमें वामपंथी क्रांतियां हुई। और इस जंग के बहुत सारे उदाहरण देखे जा सकते हैं। जब जैसे भारतीय दर्शन परंपरा में ही ले लिया जाए तो राहुल सांकृत्यायन जात से भी पंडित थे और इतने विद्वान भी थे। उनकी औपचारिक शिक्षा केवल हालांकि 5वीं तक थी, लेकिन विद्वता में वो एक एवरेस्ट की तरह थे, कि हिमालय की तरह थे। तो उसको काशी के पंडित समाज ने, उनको विद्वत समाज ने उनको महापंडित की उपाधि दी थी। लेकिन वो उन्होंने जो है
राहुल सांकृत्यायन ने जो रचनाएं की, जो जिन विचारों को फैलाया, वो ब्राह्मणवादी शोषण के, ब्राह्मणवादी अन्याय के खिलाफ वाले विचार थे, और वो ब्राह्मण समाज से पैदा हुए थे। ऐसे कई लोहिया जी के कई साथी थे जो लोहिया जी के साथ में जिन्होंने काम किया। खुद लोहिया जी भी सवर्ण समाज से आए हुए थे, लेकिन उन्होंने वंचित समाज की आवाज उठाई। लोहिया जी के तमाम साथियों में ब्राह्मण या भूमियार और ठाकुर थे, और उन लोगों ने, वो लोग भी लोहिया जी के इन विचारों से न केवल प्रभावित थे, बल्कि उन्होंने भी लोहिया जी के इन विचारों को साकार करने का, सामाजिक समता का उनका जो सपना था उसको साकार करने में बड़ी भूमिका निभाई, बड़ा योगदान दिया। तो ये रहता कि ये कोई आवश्यक नहीं है कि आप अगर जो है अगर आप मतलब एक वर्ग कि अगर आप किसी के पूर्वजों की वर्ग चेतना कुछ और रही हो, तो उसकी जो है वो वर्ग चेतना जो उसका जो वंशज है, किसी वंशज में उसकी वर्ग चेतना में न्याय पर आधारित नहीं हो सकती। तो राहुल गांधी को हम ये मानते हैं कि कांग्रेस ने जो अतीत में किया, और खासतौर से राहुल गांधी के परिवार के पूर्वजों ने जो अतीत में किया, कांग्रेस राहुल गांधी को कि उसके आधार पर राहुल गांधी का इस सामाजिक न्याय के मामले में मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने पूरे देश में ये जातिगत जनगणना के विचार को फैलाने में और व्यवस्था में जिसकी जितनी संख्या भारी, उसको उतनी भागीदारी इस विचार को पूरे देश में फैलाने में वर्तमान समय में राहुल गांधी ने बहुत ज्यादा काम किया। वर्तमान चुनाव में बहुत ज्यादा काम किया। ये एक समय में बहुजन समाज पार्टी ने भी इसकी झंडा बरदारी की थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व आज का समय आने तक अपनी उस विचारधारा से फिसल चुका था। तो राहुल गांधी ने ही इसका परचम संभाला, और राहुल गांधी ने ही एक अगुवाई की थी। लेकिन जब अलग अलग हो गए, अब जब उनका रास्ता अलग हो गया, राष्ट्रीय जनता दल का और जदयू का रास्ता अलग हो गया, और कुछ कारणों से कांग्रेस के भी रवैये से नीतीश कुमार को खिन्नता हुई, तो नीतीश कुमार तो पहले भी जो है सैद्धांतिक पतन ही था। जब वो पहले भी, भले वो कितना भी भारतीय जनता पार्टी में का नेतृत्व उदारवादी रहा हो उस समय अटल जी के समय पर, लेकिन फिर भी उनके जो नेता थे जॉर्ज फर्नांडीज, जिन्होंने जनता पार्टी का असमय पतन करा दिया था, और जिस कांग्रेस को लोगों ने हटाया था, अपनी हरकतों से उस कांग्रेस को फिर वापस लाने के लिए लोगों को मजबूर कर दिया था। तो वो जॉर्ज फर्नांडीज भी पहले तो दोहरी सदस्यता का मुद्दा लेके इतना जो है ये आवाज बुलंद कर रहे थे, इतना बड़ा क्रांतिकारी बन गए थे कि जनता पार्टी की सरकार का उसने जो जयप्रकाश जी की जो तपस्या थी, वो सारी की सारी तपस्या बेकार करा दी। और फिर जब अटल जी का मौका आया, तो जब अटल जी प्रधानमंत्री बने, अटल जी की व्यक्तिगत बात नहीं, जब भारतीय जनता पार्टी का को सत्ता में आने का अवसर मिला, तो वो दोहरी सदस्यता की वो जो की आपत्तियां थी, वो सारी की सारी भूल गए, और वो धर्मनिरपेक्ष मोर्चा छोड़ के और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में आ गए थे। तो उनके उस समय पिछलग्गू की हैसियत थी नीतीश कुमार की, और शरद यादव भी आ गए थे, और ये सारे के सारे लोग, और ये भारतीय जनता पार्टी को पहली बार केंद्र में सत्तारूढ़ कराने में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। और जॉर्ज फर्नांडीज ने ये सब कुछ क्यों किया? कोई इसलिए नहीं कि उनका जो है उन्होंने समय के अनुकूल हो और राष्ट्र हित की वजह से ये फैसला लिया हो। वो तो जनता पार्टी की सरकार में, जब उद्योग मंत्री थे मोरारजी भाई की सरकार में, तब भी उनके पर यह आरोप लगा था कि वो जो है रबर, जो केरल का जो रबर उद्योग से उन्होंने 15 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है। और जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में थे, तो फिर जॉर्ज फर्नांडीज को जो है वो जॉर्ज फर्नांडीज ने के आवास पर ही, और उनकी जो सहेली थी जय जेटली, वो रक्षा सौदों में दलाली की वार्ता करती हुई ट्रैप हुई थी, और उसकी वजह से कैसी सजा तरुण तेजपाल जैसे निर्भीक पत्रकार को भुगतनी पड़ी, लंबी उनके ऊपर एक यौन उत्पीड़न का उनकी सहकर्मी से आरोप लगवा दिया गया, उनको लंबे समय तक
उनको जेल में रहना पड़ा। बहुत बाद में जब उनका करियर पूरी तरह बर्बाद हो चुका था तब बरी हो रहे, उसके बाद में इसी में उनका अंत हो गया। तो जॉर्ज फर्नांडीज तो ये उन्होंने एक महापाप किया था। तो अब ये नीतीश कुमार उस बिरादरी के, उस जमात के, जॉर्ज फर्नांडीज के चेलों में ऐसे भी थे। तो वो सिद्धांत के लिए कोई त्याग कर जाए, कोई सिद्धांत के लिए कोई अपने राजनीतिक कैरियर का जोखिम उठा सके, ऐसा नैतिक साहस की उम्मीद तो नीतीश कुमार से भी नहीं की जानी चाहिए। तो नीतीश कुमार भी भारतीय जनता पार्टी के पाले में चले गए और उन्होंने ये कहा कि इसमें कोई श्रेय नहीं है तेजस्वी का, और ये तो श्रेय हमें है, हमें इसका श्रेय है, हम सरकार का नेतृत्व कर रहे थे, हमने चाहा तो हमने ये कर दिया। और इसका परिणाम ये हुआ कि वहां पे जो है, जो बिहार में मुकाबला हुआ वो उत्तर प्रदेश की तरह इस लोकसभा चुनाव में मुकाबला नहीं हो पाया। नीतीश को खुद को और नीतीश की वजह से भारतीय जनता पार्टी को भी पर्याप्त सीटें मिल गई, और उस तुलना में जो इंडिया गठबंधन था वो एक तरह से उसकी स्थिति ठीक नहीं रही। वो उसकी स्थिति बड़ी कमजोर, वो जितनी बिहार में आग के चल रही थे अपनी ताकत, उससे वो बहुत पीछे रह गए, तो बड़ा उनको घाटा एक उठाना पड़ा। तो ये उसमें मुख्य भूमिका यही थी। लेकिन अब इसके साथ में, अब जब नीतीश भारतीय जनता पार्टी के साथ में आ गए तो उन्हें अपना उनका वर्ग चरित्र फिर एक बार बदलना स्वाभाविक ही है। और नीतीश कुमार अब इतने उम्रदराज भी हो चुके कि अब उनके पास में ये समय नहीं रह गया कि अब वो एक बार फिर अपने मतलब पलटू राम का जो उनको उपाधि प्राप्त हुई है, महान एक उपाधि, उस उपाधि को और ज्यादा गाढ़ा करने के लिए फिर एक बार राष्ट्रीय जनता दल की तरफ चले आए। तो जिन प्रतिबद्धताओं की, जिन वैचारिक प्रतिबद्धताओं की वो चर्चा कर रहे थे, उन वैचारिक प्रतिबद्धताओं के मामले में उनका वो कितने ढीले बढ़ चुके हैं, मतलब कितना उनका उन वैचारिक प्रतिबद्धताओं को लेकर उनका लगोट कितना कच्चा हो चुका है। ये तो तभी जाहिर हो चुका था जब उन्होंने उनको निर्वाचित कराया था एनडीए का नेता नरेंद्र मोदी को, तब उनकी तरफ से केसी त्यागी बोल रहे थे। तो वही तो, अब वो चाहे उसका मुद्दा हो, जो अग्निवीर योजना का सेना संबंधी मुद्दा हो, चाहे जातिगत जनगणना का मुद्दा हो, और चाहे वो सिविल यूनिफॉर्म कोड का मुद्दा हो, वो सिविल कोड का मुद्दा हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा हो, वो हर मामले में मतलब लपेटने वाली बात कह रहे थे, हर मामले में ढुलमुल उनकी बात कह रहे थे। तो अब जब उनका राजनीतिक स्वार्थ पूरा हो गया था तो निश्चित था कि अब उन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ निर्वाह करना है। तो वो अब सामाजिक न्याय के मामले में भी वो जो राष्ट्रीय जनता दल के साथ में रह के जो क्रांतिकार था वो दिखा सकते थे, और कांग्रेस के साथ में रह के वो इसमें दिखाना संभव नहीं था। तो लगता है कि उसके बाद में बिहार सरकार का अदालत में पैरवी करने का या हाई कोर्ट में पैरवी करने का जो है पैरवी का तरीका बदला। उन्होंने उनको जितनी मजबूती के साथ पैरवी करनी चाहिए थी उतनी पैरवी नहीं की, कि उनके द्वारा नहीं की गई। और इससे ये हुआ कि वो इस बुरे मुद्दे की भ्रूण हत्या हो गई हाई कोर्ट के फैसले से। हाई कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया। न्यायपालिका का भी अपना एक सोच है। जिस समय मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई थी उस समय न्यायपालिका ने इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के केस में क्या कहा था। उस समय न्यायपालिका के क्या कथन ये था कि हम जो है वो ये इसमें जो कहा गया है, ये पिछड़े वर्ग को विशेष सुविधाएं देने की जो बात कही गई है संविधान में, वो पिछड़े वर्ग से मतलब आर्थिक वर्ग नहीं है, वो पिछड़े वर्ग मतलब जातियों का एक वर्ग है। और ये उसने ये कहा था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण को कोई प्रावधान नहीं, क्योंकि ये मसला शासन प्रशासन में जिन लोगों को गलत सामाजिक मान्यताओं के कारण शासन प्रशासन से वंचित रखा गया, उन लोगों को शासन प्रशासन में समुचित हिस्सेदारी दिलाना है, ताकि एक समावेशी प्रशासन बन जाए। और उसके पीछे जातिगत कारण ही हो सकता है। तो पिछले वर्ग माने पिछले जातियां उन्होंने परिभाषित की थी, और ये बात खत्म कर दी थी कि आर्थिक आधार पर कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। लेकिन मोदी जी की सरकार ने फैसला किया आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का काम किया। तो आर्थिक आधार पर जब उन्होंने जनरल कास्ट को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का काम किया, तो जो इंदिरा साहनी बनाम में उसकी एक हद लगाई थी 49.5% की,
ये हद लगाई थी कि इससे ऊपर आरक्षण नहीं किया जा सकेगा, वो 10% ही आरक्षण जोड़ के तो अब तो लगभग 7% आरक्षण हो गया। लेकिन इसके ये मसला भी सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट 5 सदस्यीय बेंच ने जो है उसकी सुनवाई की और जो फैसला आया उसमें ये उस समय 50% की सीमा के ऊपर की आरक्षण को उन्होंने संवैधानिक घोषित कर दिया ना। उस समय ये आया कि संविधान की भावना कोई ये नहीं है कि आप जो है इसके आधार पर आर्थिक आधार पर जो है वो आरक्षण देने का काम करें, क्योंकि ये भागीदारी का मसला है। और भागीदारी का मसला इसलिए है क्योंकि अभी क्या है कि जब प्रशासन में बहुतायत बहुजन समाज बाहर है तो क्या होता है कि जिस आधुनिक व्यवस्था के लिए जिस प्रोफेशनल ईमानदारी की जरूरत है, जो पेशेवर ईमानदारी की जरूरत है, वो पेशेवर ईमानदारी आने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। इसलिए ये प्रशासन गुणवत्तापूर्ण नहीं हो पा रहा। अगर सारे जातियों के लोग आएंगे, जो समाज वंचित रहे, जो समाज हाशिए पर रहे, जिनको प्रशासन में हिस्सेदारी नहीं मिली, जो प्रशासन के से जिनको दूर रखा गया प्रशासन के केंद्र से, वो लोग भी जब प्रशासन में आएंगे तो फिर जो है फिर नॉर्म्स के आधार पर सही मामलों में और रूल ऑफ लॉ के आधार पर काम करने की प्रवृत्ति अधिकारियों और कर्मचारियों में पैदा होगी और इससे हमारी एक व्यवस्था मजबूत बनेगी। ये एक मुख्य भावना ये थी इंदिरा साहनी से लेकर और उस सरकार के ये जो मोदी जी ने किया था। लेकिन हाई कोर्ट के जज हों या सुप्रीम कोर्ट के जज हों, उनके अंदर भी एक वर्ग चेतना काम करती है। तो वो जब सुप्रीम कोर्ट के में से 3, हालांकि वो सर्वसम्मति से नहीं हो पाया था उसको संवैधानिक करार देने का, आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का, वो उसमें 3 सदस्य पक्ष में थे और 2 सदस्यों ने विरोध में अभिमत दिया था। लेकिन एक टोटलिटी में देखा जाए तो वो कहीं से उसको जायज ठहराया जाना मुश्किल है। वैसे तो जब बीपी सिंह ने मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू की थी और उसके बाद में जो सवर्ण छात्रों ने आत्मदाह शुरू किया था, एक बहुत ही सुलगता हुआ आंदोलन शुरू हो गया था, उससे विचलित जब हो गए तो उन्होंने भी जो है एक ये कह दिया था कि हम भी जो है उसको हम सवर्ण गरीबों को भी आरक्षण इसमें जोड़ देंगे। और उसके लिए जिनको बनाया गया, जिनको नियुक्त किया गया था जनेश्वर जी मिश्र, और वो जनेश्वर जी मिश्र को कैबिनेट समिति के 3 सदस्य बनाई गई थी, उसका अध्यक्ष बनाया गया था। जनेश्वर जी ने हाल पाला बदला, क्योंकि जनेश्वर जी वैसे तो अपने आप को छोटे लोहिया कहते थे, लेकिन निर्णायक मौका आता है तो आप अब कितने डी क्लास हुए, उस समय की परीक्षा होती है, तो न तो जनेश्वर जी अपने को डी क्लास कर पाए थे, ना मधुलिमय अपने को डी क्लास कर पाए थे। अगर ये वास्तव में निष्ठावान होते, वास्तव में ईमानदार होते, तो केवल वही एक मौका नहीं है इनको पतित साबित करने का, बल्कि इसके बाद में इन्होंने, जब लोहिया जी कहते थे कि वंशवाद नहीं होना चाहिए, तो क्यों जनेश्वर ने सबसे पहले अखिलेश यादव को झंडी दिखाई जब मुलायम सिंह ने वंशवाद को लागू किया, और क्यों जब मुलायम सिंह ने यह नारा दिया कि नहीं गर्व से लिखो अपनी अपनी जाति के नाम पिछड़े वर्ग के लोग, तो जो लोहिया जी तो जातिहीन व्यवस्था की बात कर रहे थे और पिछड़ों को आरक्षण देने के पीछे भी यही था कि जाति व्यवस्था अप्रासंगिक हो जाए। जब सभी वर्गों के अधिकारी बनेंगे, सभी वर्गों के कर्मचारी बनेंगे, सभी वर्गों के लोग सत्ता के केंद्र में पहुंचेंगे, तो उनमें आर्थिक समृद्धि भी होगी। और फिर उसके बाद में जो भौतिक आधार है बड़प्पन का, जो अभी संसाधन जातियों तक सीमित रहने की वजह से जो जातियों के आधार पे काम कर रहा है, वो भौतिक आधार समाप्त हो जाएगा जब बड़े काफी हद तक प्रशासनिक और उस लेवल पे, आर्थिक लेवल पे बराबरी आ जाएगी, तो अंतरजातीय विवाद भी शुरू हो जाएंगे और जाति व्यवस्था टूट जाएगी। लेकिन डी क्लास नहीं किए गए थे, जातिगत विचार उनके अंदर जीवित थे, इसलिए उन्होंने इस बात का भी विरोध नहीं किया और वो एक जाति व्यवस्था को पर एक निर्णायक प्रयास करने का मौका उन्होंने खो दिया। और एक गिरोहबंदी की भावना से भी वो काम कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि हम लोग, मुलायम सिंह ने तो हमारे साथ में काम किया है, तो हम लोगों का एक गिरोह है, अगर श्रेय मिलना चाहिए। जैसे काशीराम जी देवीलाल के साथ में बैठ गए थे, जानते हुए भी कि जाटों के इलाके में कभी अनुसूचित जाति के लोग वोट नहीं डाल पाए इंदिरा गांधी ने, तो इसलिए
उनके चौधरी चरण सिंह के इलाके में अनुसूचित जातियों के लिए जिससे वोट डलवाने के लिए मोबाइल मतदान केंद्र, चलित मतदान केंद्र की स्थापना की थी। वो इतना ज्यादा उत्पीड़न उनसे उनका होता था दलितों का, लेकिन क्योंकि ये था कि वो एक दागी वजह कि मेरे गिरोह के बाहर के आदमी को इसका श्रेय मिलने जा रहा सामाजिक न्याय का, बीपी सिंह का, तो इसलिए उन्होंने चंद्रशेखर के साथ जिन्होंने उनकी बेइज्जती करा दी थी बीरेन सिंह मस्ताना के जरिए संसद के अंदर, और उन्हें खून के घूंट पी के चुपचाप रह जाना पड़ा था। उन्होंने जलालत ये जानते हुए भी इनके साथ हमारी जलालत होगी और हमारी पूरी जो तपस्या है जो सामाजिक न्याय के लिए उनकी वो निष्फल चली जाएगी। लेकिन उसी जलन की वजह से, उसी गिरोहबंदी की भावना से, जैसे काशीराम जी बैठ गए थे, उसके मंच साझा किए थे चंद्रशेखर और देवीलाल के सामने, उसी तरीके से बंधु लेमय और जनेश्वर मिश्र का भी विचार ये था कि हम लोगों का एक जो गिरोह है, हम उस गिरोह ने जो काम किया है वो काम अगर कोई गिरोह के बाहर का आदमी ले जाए उसको श्रेय मिल जाए, हम ये नहीं होने देंगे। भले ही हमारा उद्देश्य पूरा हो या न हो, हमारे सिद्धांतों की भले ही जो है हत्या हो जाए, लेकिन हम उसको नहीं मिलने देंगे। तो इस जलन की वजह से उन्होंने वो सारी कुरीतियां जो लोहिया जी के आंदोलन के पूरे खिलाफ थी, जिसमें लोहिया जी ने पूरा जीवन होम दिया था, वो सारी कुरीतियों को उन्होंने स्वीकृति प्रदान की मुलायम सिंह के जरिए, लेकिन वो उसका समर्थन नहीं किया। तो कहने का मतलब ये कि फिर ये कहना चाहते कि उस समय भी ये था कि जो बीपी सिंह देने जा रहे थे तब भी कोर्ट आड़े आ गया था, तब भी संवैधानिक प्रश्न आड़े आ रहे थे कि कैसे आप आर्थिक आधार पर सवर्णों को आरक्षण दे सकते हैं। और फिर जब आरक्षण की सीमा बांध दी गई थी 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो अगर जनरल कास्ट के लोगों को आरक्षण अगर मिल रहा हो वो 50% से फिर ऊपर आरक्षण की सीमा जा रही हो, तो इस कोर्ट को कोई ऐतराज नहीं। लेकिन इस कोर्ट को ऐतराज है अगर उसमें जो है जनसंख्या के अनुपात में अगर वंचित समाज के लिए अगर आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाए, तो कोर्ट को जो फिर उसमें बड़ा अन्याय सूचता आता कि ये तो एक कोर्ट के का प्रश्न हो गया। कोर्ट के फैसले का आदर तो मजबूरी है कि सबको करना पड़ेगा, इसलिए करेंगे। लेकिन अब नीतीश कुमार क्या करेंगे? अब नीतीश कुमार ने अभी लोकसभा चुनाव में तो श्रेय लिया, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में अगर उन्होंने जो है एक मुकरे हुए गधा की मानसिकता का परिचय दिया और इस आरक्षण को बचाने के लिए अगर लड़ाई नहीं लड़ी, जो उन्होंने आरक्षण का दायरा बढ़ाया है और जातिगत जनगणना के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, तो अब तो उनकी कलई लोगों के सामने खुल जाएगी। और उसके बाद में बिहार विधानसभा के चुनाव के परिणाम क्या होंगे, तब अब नीतीश कुमार के सामने इस बात का सवाल है कि उन्होंने सत्ता बचाने से कुछ नहीं होता। वो अगर ये उनमें एक अच्छाई है कि उन्होंने जो है अपने किसी पुत्र को राजनीति में नहीं लाए है, उन्होंने अपने परिवार से कोई उत्तराधिकारी अपनी पार्टी का नहीं बनाया है, तो उनको इतना प्रलोभन भी अब सत्ता का नहीं होना चाहिए। अब उनको उन पुण्यों की रक्षा करनी चाहिए जो उनको उनके न रह जाने के बाद में भी अमरता प्रदान करेंगे। अगर उन्होंने अब ये लड़ाई नहीं लड़ी इस बात की कि जातिगत जनगणना के लिए हट नहीं किया, मोदी सरकार को विवश नहीं किया, अगर उन्होंने इस बात को नहीं उठाया, अगर उन्होंने जो है इस आरक्षण को, जो हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है, इस आरक्षण को मतलब पुनः बहाल कराने के लिए अगर लड़ाई नहीं लड़ी, तो फिर उनका जो अंत होगा, जो उनके राजनीतिक कैरियर का जो अंत होने वाला है, वो राजनीतिक कैरियर का अंत उनके सारे पिछले पुण्यों को नष्ट करके और एक कलंकपूर्ण उपसंहार की कहानी बनेगा। तो अब देखना ये कि नीतीश कुमार क्या करते हैं। और इस बीच में जातिगत जनगणना से वैसे तो भारतीय जनता पार्टी न तो इनकार कर सकती, न उसने किया है। अमित शाह ने तो लोकसभा चुनाव के पहले कह दिया था कि हम जातिगत जनगणना के विरोधी नहीं है और मोदी जी विरोधी नहीं है, हम इस पर समय आने पर विचार करेंगे। तो अब न्याय का तकाजा ये है कि आप विचार करिए ना, और उसको आपको ये भी लोकसभा चुनाव परिणामों ने ये जता दिया है कि अब वो जो बहुतायत वाला जो समाज है, जो ज्यादा संख्या वाले जो लोग जिनकी आबादी ज्यादा है, अब वो लोग जो है
धर्म के नाम पर या किसी और नाम पर अपने अधिकारों का परित्याग करके बैठे रह जाने वाले नहीं है, वो अपने अधिकारों को छोड़ने वाले नहीं है। तो ये आपको एक भारी पड़ेगा। तो बिहार हाई कोर्ट ने जैसा भी फैसला दिया है, जो भी फैसला दिया है, लेकिन फिर उसने एक अखाड़ा तैयार कर दिया है। फिर उसने जो है जो है सामाजिक न्याय के मुद्दे पर सारी राजनीति को केंद्रित कर दिया है। ये बिहार विधानसभा के चुनाव की जो दिशा तय होगी, और हमारा जो ये अनुमान है कि खुद मोदी जी ही लोकसभा के चुनाव की भी समय से पहले ये लोकसभा के नए चुनाव कराने की पहल करेंगे। तो उसके लिए भी ये जो है उसमें भी सामाजिक न्याय एक प्रमुख भूमिका अदा करने वाला होगा। तो ऐसे में अपने राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए क्या मोदी जी क्या रुख अपनाते हैं, तात्कालिक रूप से नीतीश कुमार क्या रुख अपनाते हैं, ये देखने वाली बात है। अभी हमारा वीडियो तो पूरा हो गया है। अब हमारा फिर आपसे वही गुजारिश है कि अगर आपको हमारा वीडियो, ये जो हमारे नए दर्शक हैं उन्हें ये दिलचस्प लगा हो, विचारोत्तेजक लगा हो, और उनके अंदर ये उत्सुकता जागृत हुई हो, ये भावना जागृत हुई हो कि वो हमारे हर वीडियो को वो देखें, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में वो लोग हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम डालें उसकी सूचना तत्काल आप तक पहुंच जाया करे, आप तत्काल उससे अवगत हो जाया करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में आज के इस वीडियो के बारे में अपनी राय लिखना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।